हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हिंदी की इस क्लास में आज हम क्रिया के दूसरे भाग की आपसे बात करेंगे, क्योंकि क्रिया का पहला भाग मैंने परसों पढ़ा दिया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो क्रिया का कुछ इन्फॉर्मेशन क्रिया के संबंध में बची हुई थी, उसकी चर्चा आज की क्लास में मैं आपसे करूंगा। अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो मैंने पहले आपको क्रिया की परिभाषा बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, वो क्रिया कहा जाता है। ठीक, उसके बाद मैंने धातु के संबंध में बताया था कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद मैंने बताए थे, जिसमें मैंने एक आपको रूढ़ क्रिया बताई थी और दूसरा आपको एक मैंने यौगिक क्रिया बताई थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यौगिक क्रिया के भी मैंने आपको चार भेद बताए थे। यौगिक क्रिया के चार भेद मैंने आपको बताए थे, इसमें नाम धातु क्रिया, उसके बाद मैंने संयुक्त क्रिया बताई थी, प्रेरणार्थक क्रिया बताई थी और सबसे अंत में अनुकरणात्मक क्रिया बताई थी। तो इस क्रम में मैंने आपको नाम धातु क्रिया और संयुक्त क्रिया के विषय में पिछली क्लास में विस्तृत पढ़ा दिया था। तो इस क्लास को लेने से पहले यदि आपने पिछली क्लास नहीं ली है तो वहां पे जाके आप क्रिया के पहले पार्ट को पढ़िएगा, उसके बाद इस क्लास में आइएगा तो आपको आगे ज्यादा समझ में आएगा। तो चूंकि नाम धातु क्रिया और संयुक्त क्रिया के विषय में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ, तो उसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए आज मैं आपसे चर्चा करूंगा प्रेरणार्थक क्रिया के विषय में। तो प्रेरणार्थक क्रिया के विषय में परिभाषा क्या कह रही है, आपको याद रखना है कि जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता किसी दूसरे की प्रेरणा की जाती है। आपको क्या याद रखना है कि जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी दूसरे की प्रेरणा जानी जाती है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। किताबी भाषा है, थोड़ा जटिल है, लेकिन इसको मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बहुत आसानी से भी समझा दूंगा। इसमें सीधे सीधे आपको ये याद रखना है कि इसमें कार्य तो मूल कर्ता के द्वारा किया जा रहा होगा, लेकिन उस कार्य करने की प्रेरणा कोई दूसरा कर्ता इसमें दे रहा होगा। सबसे पहली बात, वाक्य में दो कर्ता होंगे। मूल कर्ता जो कार्य कर रहा होगा वह स्वयं कार्य न कर, मतलब वह स्वयं की इच्छा से कार्य न करके किसी दूसरे द्वारा जब उसको प्रेरणा मिलेगी तब कार्य करता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक वाक्य लिखा है, उदाहरण के तौर पर, हमने पंडित जी से पूजा करवाई। हमने पंडित जी से पूजा करवाई। यदि इसमें आपसे कर्ता की बात की जाए तो एक कर्ता इसमें हमने मिल गया और दूसरा कर्ता मिल गया पंडित जी, यानी कि यहाँ पे दो कर्ता है। तो इसमें क्या कहा गया कि जो मूल कर्ता है वो पंडित जी, कार्य किसने किया? सबसे पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर क्रिया कौन सी है। तो यहाँ पे मैंने कहा पूजा करवाई, क्या काम किया गया है? पूजा करवाने का काम किया गया है। तो पूजा करवाई, तो यह आपकी करवाई क्या हो गई? क्रिया हो गई। अब यह कार्य किसके द्वारा किया गया? तो यह कार्य पंडित जी के द्वारा किया गया। तो पंडित जी क्या हो गए? कर्ता हो गए। पंडित जी इसके मूल कर्ता हो गए। लेकिन इसमें सब ऊपर क्या लिखा गया है कि हमने पंडित जी से पूजा करवाई। तो पंडित जी को किससे प्रेरणा मिली थी पूजा करने की? तो वह हमने से प्रेरणा मिली है। इसलिए जो हमने हो जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा? प्रेरक कर्ता कहा जाएगा। और जो आपका करवाई हो जाएगा वह प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। जब आप सीधे सीधे याद रखिएगा कि जब किसी कार्य को करने के लिए किसी दूसरे से प्रेरणा मिलती होगी तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। जो प्रेरणा दे रहा होगा, जो प्रेरणा दे रहा होगा उसको प्रेरक कर्ता कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? प्रेरक कर्ता कहा जाएगा। और जिसको प्रेरणा दी जा रही होगी, जिसको प्रेरणा दी जा रही होगी उसको प्रेरित कर्ता कहा जाएगा। तो मेरे हिसाब से प्रेरणार्थक क्रिया के विषय में आप समझ गए होंगे। और प्रेरणार्थक क्रिया से जब ये प्रेरणार्थक क्रिया का वाक्य दिया होगा तो आपसे तीनों शब्दों के विषय में पूछ सकता है कि प्रेरक कर्ता कौन होता है। तो प्रेरक कर्ता वह कर्ता होगा जो दूसरे को प्रेरणा दे रहा होगा, और जिसको प्रेरणा दी जा रही होगी उसको प्रेरित कर्ता कहेंगे। और इसके साथ में जो क्रिया प्रयुक्त हो रही होगी उसको क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपका चौथे नंबर पे आता है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया की परिभाषा क्या कह रही है कि किसी ध्वन में क्या आ जाएगा? आवाज या बोली। किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। यदि किसी आवाज को अनुकरण करते हुए किसी क्रिया का निर्माण किया जा रहा है तो वह किसके अंतर्गत आ जाएगी? अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे मैंने उदाहरण दिया है कि कुत्ते की आवाज कैसे होती है? भौ भौ। कुत्ते की आवाज भौ भौ होती है और उससे किस क्रिया का निर्माण होता है? भौंकना क्रिया का निर्माण हो जाता है। तो जो भौंकना क्रिया है, चूंकि यह किसी ध्वनि से निर्मित हो रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? यह अनुकरणात्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जैसे मिमियाना, तो मिमियाना यदि बकरी की बात की जाए, बकरी की आवाज है, बकरी की आवाज से क्रिया बनी है कि बकरी में की आवाज करती है। उस आवाज यानी कि उस ध्वनि से यह मिमियाना क्रिया बनी है, इसलिए किसका उदाहरण हो जाएगा? अनुकरणात्मक का उदाहरण हो जाएगा। फिर मैंने लिया है टरटराना, तो मेढक की आवाज टर से टरटराना क्रिया बनी। चूंकि यहाँ पे उस आवाज का अनुकरण किया जा रहा है और उस अनुकरण करके यह क्रिया बनाई जा रही है, इसलिए किसका उदाहरण हो जाएगा? अनुकरणात्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत आपको स्पष्ट याद रखना है कि किसी बोली या आवाज का अनुकरण करके यदि कोई दूसरी क्रिया का निर्माण या क्रिया का निर्माण किया जा रहा है तो वह अनुकरणात्मक के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे कूकना,
तो कोयल की आवाज कू कू होती है, उसी से क्रिया बनती है कूकना। फिर आपका आता है टिटियाना, यानी कि तोता, तोता की आवाज टें टे तोता करता है, उससे बन जाता है क्रिया कौन सी बनती है, टिटियाना क्रिया बनती है। फिर खनखनाना, तो अगर मैं खनखनाना का उदाहरण आपसे लूं, तो जैसे चूड़ियों की आवाज खन खन की होती, चूड़ियों की आवाज खन खन की होती, तो यह आवाज से खनखनाना बन गया, तो यह किसका उदाहरण हो गया, अनुकरणात्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। तो मेरे हिसाब से जो नाम धातु क्रिया संयुक्त क्रिया के विषय मैंने आपको पहले बता दिया था, और आज प्रणर्थक क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया के विषय में मैंने बहुत साधारण शब्दों में आपको बता दिया, आप इसको समझ गए होंगे। फिर आता है प्रयोग, यानी कि व्यापार और फल की दृष्टि से क्रिया के भेद। आपसे डायरेक्ट रचना की दृष्टि से अगर भेद पूछेगा तब आपको याद रखना है, दो भेद थे, कौन कौन से, रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया। और यदि आपसे प्रयोग के आधार पर इसके भेद पूछ ले तो इसमें सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक 3 प्रकार के भेद इसमें पाए जाते हैं। अब इसके अंतर्गत जो किताबी भाषा दी गई है, उस मैंने चूंकि कई परीक्षाओं में ये देखा है कि डायरेक्ट परिभाषा से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इस परिभाषा को लिख लिया जो आपको कम समझ में आएगी, लेकिन आगे मैंने अपने शब्दों में, बहुत साधारण शब्दों में इसको लिखा है, और उन्हीं साधारण शब्दों में आपको अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक के भेद को इतनी आसानी से समझा दूंगा कि दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो किताबी भाषा क्या कह रही है कि क्रिया के प्रयोग के संदर्भ में दो तत्व व्यापार और फल महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है कि क्रिया के प्रयोग के संदर्भ में दो ऐसे तत्व हैं, कौन कौन से, एक व्यापार और दूसरा फल। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके आधार पर ही क्रिया के भेद किए जाते हैं, व्यापार और फल के आधार पर ही क्रिया के भेद किए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण मैंने लिखा है, मोहन खेलता है, मोहन खेलता है, तो इसमें देखो वाक्य में खेलने का व्यापार मोहन करता है, यानी कि खेलने का कार्य, व्यापार का यहाँ पे अर्थ कार्य से है, तो खेलने का कार्य कौन कर रहा है, मोहन करता है, और उसी पर खेलने का फल पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि चूंकि यह कार्य भी मोहन द्वारा किया जा रहा है और बीच में दूसरा कोई कर्ता नहीं है, दूसरा कोई कर्म नहीं आया, दूसरी कोई संज्ञा नहीं आई है, इसलिए जो इस खेलने का फल है वह भी किस पे पड़ रहा है, वह मोहन पे पड़ता है। तो आपको याद रखना है, सीधे सीधे आपको याद रखना है कि जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ किसी कर्म का प्रयोग न किया गया हो, किसी कर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो किसका उदाहरण हो जाएगा, वह अकर्मक का उदाहरण हो जाएगा। तो क्या मैंने लिखा था कि मोहन खेलता है, तो मोहन खेलता, मोहन इसमें कर्ता हो गया, खेलना क्रिया हो गई, किसी भी कर्म का प्रयोग इस बीच में नहीं हुआ है, इसलिए किसका उदाहरण हो जाएगा, आपका अकर्मक का उदाहरण हो जाएगा। फिर मैंने लिया है स्मिता पुस्तक पढ़ती है, स्मिता पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें कर्ता क्या हो गया, स्मिता, और इसके द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, कौन सा कार्य, पढ़ने का कार्य। तो सबसे पहले तो हमको पता चल गया कि स्मिता इसमें कर्ता हो गई, और इसके द्वारा पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, यानी कि पढ़ना जो हो गया वह क्रिया हो गई, और चूंकि बीच में एक शब्द और बच रहा है पुस्तक, तो इससे हमको क्या पता चल गया कि पुस्तक क्या है, पुस्तक इस वाक्य में कर्म के रूप में पुस्तक का प्रयोग किया गया है। वही बात यहाँ पे मैंने लिखी है कि वाक्य में पढ़ने का व्यापार स्मिता करती है, पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, स्मिता कर रही है, जबकि पढ़ने का फल किस पे जा रहा है, और इसमें पढ़ने का फल सीधे स्मिता पे ना पढ़कर पढ़ने का फल पुस्तक पे पड़ता है। तो इसलिए जब मैंने आपको बताया कि जब किसी क्रिया का प्रयोग कर्म के बिना होगा तो वह अकर्मक हो जाएगा, और चूंकि इसमें क्रिया का प्रयोग कर्म के साथ हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, सकर्मक क्रिया कहा जाएगा। तो वही उदाहरण मैंने परिभाषाएं भी लिखी और उदाहरण के माध्यम से इन अकर्मक और सकर्मक के संबंध में आपको मैं समझाए दे रहा हूँ। तो अकर्मक क्रिया के संबंध में आपको क्या याद रखना, अभी मैंने आपको बताया कि जिन क्रियाओं के साथ वाक्य में कर्म का प्रयोग न किया गया हो, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ वाक्य में कर्म का प्रयोग न किया गया हो, उनको क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे कृष्णा हंसता है। अच्छा, आप इस अकर्मक सकर्मक को पहचानने के लिए आपको क्या करना है कि वाक्य में क्रिया के साथ एक शब्द, आपको प्रश्नवाचक शब्द लगाना है, क्या, एक प्रश्न करना है, क्या क्या प्रश्न करना है, यदि उस क्या का जवाब मिल जाता है, यदि क्या का जवाब देने वाला कोई शब्द उस वाक्य में मौजूद है तो वह सकर्मक हो जाएगा, लेकिन यदि उस क्या का जवाब नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जैसे मैंने पहला वाक्य इसमें लिया है, कृष्णा हंसता है, तो सबसे पहले तो पता चल गया कि काम कौन सा हो रहा, हंसने का, इसलिए इसमें क्रिया क्या होगी, हंसना क्रिया होगी, और कौन हंस रहा है, कृष्णा हंस रहा है, इसलिए कृष्णा क्या हो गया, कर्ता हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि क्या लगाकर प्रश्न करना है, तो क्या हंस रहा, कृष्णा क्या हंस रहा है, तो क्या कोई जवाब हमको मिल रहा कि कृष्णा क्या हंस रहा है, ऐसा तो कोई जवाब नहीं मिल रहा। जब क्या का जवाब नहीं मिलेगा तो किसका उदाहरण हो जाएगा, अकर्मक का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि इसमें बीच में कोई कर्म नहीं है, इसलिए किसका उदाहरण, अकर्मक का। बच्चा रोता है, अब बच्चा रोता है, बच्चा क्या रोता है, क्या इसमें क्या का जवाब मिलेगा, क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए किसका उदाहरण हो गया, यह भी आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जैसे राधा चलती है, तो राधा क्या चलती है, यहाँ भी क्या का जवाब हमको नहीं मिल रहा। और देखिए आप, ये राधा करता हो गया, चलना क्रिया होगी, और इन दोनों के बीच में किसी भी कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, और जब कर्म का प्रयोग नहीं होगा तो वह किसके उदाहरण हो जाएंगे, वह अकर्मक क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे।
जैसे संदीप दौड़ता है, तो यहाँ पे संदीप करता हो गया, दौड़ना क्रिया हो गई, दोनों के बीच में किसी कर्म का प्रयोग नहीं किया गया। और ये दौड़ना के साथ हम क्या लगा के प्रश्न भी करें कि संदीप क्या दौड़ता है, तो इसका जवाब हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए किसका उदाहरण हो जाएगा, या अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अकर्मक इस शब्द से ही बिल्कुल स्पष्ट है कि बिना कर्म की क्रिया। अकर्मक का मतलब क्या हो गया, बिना कर्म की क्रिया। फिर आपका था सकर्मक, तो सकर्मक शब्द से अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो कर्म के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया, ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ प्रयुक्त होगी उसको क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे। तो वही बात परिभाषा मैंने लिखी है कि जिन क्रियाओं के साथ वाक्य में कर्म का प्रयोग किया गया हो, जिन क्रियाओं के साथ वाक्य में कर्म का प्रयोग किया गया हो उनको सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप समझिए कि सीता गीत गाती है, अगर इसको मैं यहाँ पे गीत को हटा दूं, गीत को एक बार के लिए मैंने छिपा लिया, इस गीत को मैंने हटा दिया, अब मैंने आपसे कहा कि सीता गीत गाती है, सीता गाती है, तब सीता हमको कर्ता मिल गया और गाना क्रिया मिल गई, तो सीता गाती है, बीच में कोई कर्म नहीं है। और जब मैंने पूछा क्या गाती है, तो ये बात इस वाक्य में स्पष्ट नहीं की गई है, इसलिए जो गाती हो जाएगा किस क्रिया का उदाहरण होगा, अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। लेकिन जैसे मैंने इसमें लिख दिया कि सीता गीत गाती है, क्या लिख दिया, सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है, तो सीता आपका कर्ता हो गया, गाती क्रिया हो गई, और बीच में कर्म के रूप में यहाँ पे गीत मिल गया, क्योंकि जैसे हमने गाती के साथ क्या लगा के प्रश्न किया कि सीता क्या गाती है, तब हमको जवाब मिल गया सीता गीत गाती है। और जब इस क्या का जवाब आपको मिल जाएगा तब आपको याद रखना है किसका उदाहरण हो जाएगा, तब यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जैसे नेता भाषण देता है, अब नेता कर्ता हो गया, देना क्रिया हो गई, और इन दोनों के बीच में कर्म के रूप में भाषण का प्रयोग किया गया कि नेता क्या देता है, तो नेता भाषण देता है। तो चूंकि यहाँ पे क्या का जवाब भी मिल रहा है और साथ में कर्म का प्रयोग भी, और क्या का जवाब आपको तभी मिलेगा जब इसमें कर्म का प्रयोग किया गया होगा, तो क्या का जवाब हमको मिल रहा, तो हमको पता चल गया कि इसमें कर्म का भी प्रयोग किया गया है, तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा, या सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। फिर आपका आता है माधुरी चित्र बनाती है, अब बनाना क्रिया हो गई, माधुरी कर्ता हो गई। अब जब जैसे ही हमने इस बनाती के साथ क्या लगाया कि माधुरी क्या बनाती है, तब हमको पता चल गया माधुरी चित्र बनाती है, यानी कि ये कर्म का प्रयोग इसके साथ किया गया है। जब कर्म का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। फिर आपका आता है श्याम बोझ उठाता है, उठाना क्रिया हो गई, श्याम आपका कर्ता हो गया, उठाना आपकी क्या होगी, क्रिया हो गई। अब हमने इस क्रिया के साथ क्या लगाया कि श्याम क्या उठाता, तब पता चल गया बोझ उठाता है, तो यह बोझ क्या हो गया, कर्म हो गया। तो चूंकि इस क्रिया का प्रयोग कर्म के साथ में किया गया है, इसलिए किसका उदाहरण हो जाएगा, सकर्मक का उदाहरण हो जाएगा। फिर आपका आता है द्विकर्मक क्रिया, शब्द से ही स्पष्ट हो गया, यानी कि इसमें दो कर्मों का प्रयोग किया जाएगा। कितने कर्मों का, दो कर्मों का प्रयोग किया जाएगा। वही लिखा है मैंने कि जिन क्रियाओं के साथ वाक्य में दो कर्मों का प्रयोग किया गया हो उसे क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। आप इसको समझिए, उदाहरण, अध्यापक ने विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाई। अब देखो यहाँ पे अध्यापक आपका हो गया कर्ता, पढ़ाना हो गया क्रिया। अब यहाँ पे हमको दो प्रश्नों का जवाब मिलेगा कि अध्यापक जो आपका कर्ता है उसके द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, इससे पढ़ाना क्या हो गया, क्रिया हो गई। अब हमने इस पढ़ाई के साथ क्या लगाया कि अध्यापक ने बच्चों को क्या पढ़ाया, तो उससे पता चल गया हिंदी पढ़ाई, क्या पढ़ाया, हिंदी पढ़ाई, तो एक कर्म तो आपको ये मिल गया। फिर अब यहाँ पे जब आपको द्विकर्मक वाले वाक्यों को पहचानना है तो यहाँ पे आपको दो तरीके के प्रश्न करने पड़ेंगे क्रिया के साथ कि क्या पढ़ाया और किसको पढ़ाया, क्या और किसको, ये दो शब्द लगा के जब प्रश्न आप करेंगे तब जब आपको दोनों जवाब मिल जाए तो वह द्विकर्मक का उदाहरण हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि अध्यापक ने विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाई, तो अध्यापक ने क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, तो हिंदी पहला कर्म हो गया। फिर एक प्रश्न मैंने किया कि किसको पढ़ाई, तब पता चल गया कि विद्यार्थियों को पढ़ाई, इसलिए जो विद्यार्थियों हो जाएगा यह दूसरा कर्म हो जाएगा। तो इस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्मों का प्रयोग किया गया है, इसलिए किसका उदाहरण हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जैसे माँ अपने बच्चों को कहानी सुनाती है, माँ अपने बच्चों को कहानी सुनाती है। अब इसमें कौन सा कार्य हो रहा है, कहानी सुनाने का कार्य हो रहा है, यानी कि क्रिया क्या हो जाएगा, इसमें सुनाना क्रिया हो जाएगा। और कौन सुना रहा है, माँ सुना रही है, इसलिए माँ क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। अब हमको क्या देखना है कि माँ सुनाती है, क्या सुनाती है, कहानी सुनाती है, तो इसका मतलब जब क्या का जवाब हमको कहानी से मिल गया तो पहला कर्म आपका ये हो गया। फिर मैंने एक दूसरा प्रश्न किया कि माँ कहानी किसको सुनाती है, तब पता चल गया अपने बच्चों को सुनाती है, जो बच्चों हो गया दूसरा कर्म हो गया। तो चूंकि इस वाक्य में क्रिया के साथ में दो कर्मों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह द्विकर्मक का उदाहरण हो गया। मेरे हिसाब से आप अकर्मक, शकर्मक और द्विकर्मक के विषय में बहुत आसानी से मैंने समझा दिया और दोबारा आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये जो मैंने आपको अकर्मक, शकर्मक और द्विकर्मक के विषय में
पढ़ाया है, तो यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में हजारों बार प्रश्न बने। आपके लिए जो पीछे मैंने पढ़ाया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्न वहां से भी बनते लेकिन कम बनते, लेकिन इस सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक से विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अब क्रिया के कुछ अन्य भेद बचे हैं, उसके संबंध में मैं आपसे चर्चा किए ले रहा हूँ। जैसे सबसे पहला है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के बारे में आप समझते भी होंगे और यहाँ से प्रश्न मैंने देखे भी नहीं है, लेकिन इसकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, तो उसको क्या याद रखना है कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ स्पष्ट करने में सहायक होती है। तो आपको स्पष्ट याद रखना कि सहायक क्रिया का प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ में होता है। इस सहायक शब्द से ही स्पष्ट हो गया है कि यह किसी की सहायता करने के लिए है। तो किसकी सहायता करने के लिए? मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए, कि मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को और स्पष्ट कर देती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे इसमें क्रिया क्या है, तो क्रिया इसमें हो गया जाना। क्रिया क्या हो गया? जाना। काम कौन सा हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। तो इसमें मुख्य क्रिया की बात की जाए तो जो आपका जाता हो जाएगा, ये आपका मुख्य क्रिया है, और साथ में जो हूं लगा है, मैं घर जाता हूं। अगर मैं ऐसे बोल देता मैं घर जाता, तो वाक्य का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाता। लेकिन जैसे मैंने बोला कि मैं घर जाता हूं, तो आपका जाता मुख्य क्रिया हो गया और इसकी सहायता के लिए इस हूं का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह सहायक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जैसे वे हंस रहे थे, तो इस वाक्य में सबसे मुख्य कार्य क्या हो रहा है? हंसने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए जो हंसना हो जाएगा ये आपका मुख्य क्रिया हो जाएगा। और रहे थे चूंकि इसके साथ में प्रयुक्त की गई है, इसलिए यह सहायक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो सहायक क्रिया में आपको स्पष्ट याद रखना है कि मुख्य क्रिया के साथ में जो क्रिया प्रयुक्त होती है, जिसके कारण वाक्य का अर्थ और सुस्पष्ट हो जाता है, वह क्या कहलाएगी? सहायक क्रिया कहलाएगी। फिर दूसरा आता है पूर्वकालिक क्रिया। हजारों बार यहाँ से प्रश्न मैंने देखा है पूर्वकालिक क्रिया से, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता भी है। पूर्वकालिक देखो अर्थ से स्पष्ट, अगर आप इस शब्द के अर्थ को निकालें, पूर्वकालिक यानी कि पहले की क्रिया। पूर्वकालिक का मतलब क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया का मतलब हो गया पहले की क्रिया। तो इसमें क्या है कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया को शुरू करता है, तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब आपको एक वाक्य में दो क्रियाएं देखने को मिल जाए, एक ही कर्ता के द्वारा दो क्रियाएं की जा रही होगी, तो आपको याद रखना है कि जो क्रिया पहले की गई होगी, मतलब अगर और साधारण शब्दों में मैं आपको समझाऊं कि जब आप एक वाक्य देखेंगे जिसमें कर्ता के द्वारा दो कार्य किए जा रहे होंगे, और जो कार्य किए जाते हैं उसे ही क्रिया कहते हैं। जब आपसे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि दो कार्यकर्ता कर रहा है, तो जो कार्यकर्ता के द्वारा पहले किया जा रहा होगा वही पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जैसे आप उदाहरण में देखिए, राम भोजन करके सो गया। अब राम करता होगा, कर्ता के द्वारा दो काम किए गए, पहला काम किया गया भोजन करने का और उसके बाद काम किया गया सोने का, यानी कि यहाँ पे हमको दो क्रियाएं मिल गई, एक भोजन करना और दूसरा सो गया। तो अब इसमें इस वाक्य में हमको पहचानना है कि इसमें पहले कौन सा कार्य किया गया, तो सोने से पहले इसमें भोजन किया गया, यानी कि जो भोजन करना है यह आपका किस क्रिया का उदाहरण हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जब वाक्य में कर्ता के द्वारा दो क्रियाएं की जा रही होंगी, कर्ता के साथ दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया होगा, तो उसमें जो क्रिया पहले प्रयोग की गई होगी उसी को क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे राम भोजन करके सो गया, तो भोजन करने के बाद सो, यानी कि बाद वाली क्रिया हो गई सोना, और उससे पहले की क्रिया क्या है? भोजन करना, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हो जाएगी? भोजन करना। फिर आता है नामबोधक क्रिया। यहाँ से मैंने एग्जाम में प्रश्न नहीं देखा, लेकिन चूंकि आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है तो आप इसको याद रखिएगा। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। जब संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जुड़ के बनती हो तब उसको क्या कहेंगे? नामबोधक क्रिया कहेंगे। जैसे लाठी मारना एक पूरी क्रिया है और इसमें लाठी शब्द क्या है? संज्ञा है। रक्त खौलना भी एक क्रिया है और इसमें रक्त शब्द आपका संज्ञा हो जाएगा। दुखी होना, तो दुखी होना जो क्रिया है या किससे बनी है? दुखी विशेषण से बनी है। फिर पीला पड़ना भी एक क्रिया है और यह किससे बनी है? पीला विशेषण से बनी। तो इसके संबंध में आपको याद रखना है कि जिन क्रियाओं का प्रयोग संज्ञा या विशेषण के साथ लगने से जिन क्रियाओं का निर्माण होता है उनको नामबोधक क्रिया कहते हैं। फिर आपका आता है चौथा सजाती क्रिया। अब सजाती से बिल्कुल इस शब्द से इसका अर्थ स्पष्ट है कि समान जाति की क्रिया जो होती है उनको सजाती क्रिया। जैसे जिस क्रिया के साथ उससे बनी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग कर्म के रूप में होता है। जब मैंने आपको भाववाचक संज्ञा पढ़ाई थी तो वहां मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी भाववाचक संज्ञाएं थी जिनका निर्माण क्रिया के द्वारा होता था। तो वही याद रखना है कि जिस क्रिया के साथ उसमें बनी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग कर्म के रूप में होता है उसे सजाती क्रिया कहते हैं। परिभाषा थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन जब मैं अभी आपको उदाहरण समझाऊंगा तो इसको आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसे राधा कई बोलियां बोलती है। अब इसमें कार्य कौन सा हो रहा? बोलने का कार्य हो रहा। और राधा क्या करती? कई बोलियां बोलती। देखो
दोनों समान जाति है, जो कर्म है वह भी समान जाति का है और जो क्रिया है वह भी समान जाति है। तो चूंकि दोनों समान जाति के हैं इसलिए इसको क्या कहेंगे, सजातीय क्रिया कहेंगे। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। जैसे मोहन कई खेल खेलता है, तो खेलना भी क्रिया है और यहाँ पे जो कर्म का प्रयोग, इस खेल का प्रयोग हुआ है वह भी इस खेलना क्रिया से ही बना है, इसलिए दोनों देखो सजाती हैं, समान जाति के हैं, इसलिए भी यह किसका उदाहरण हो जाएगा, सजातीय क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। वह अच्छा खाना खाता है, तो यहाँ पे इस खाने का अर्थ क्या है, भोजन। इस खाने का अर्थ क्या है, भोजन है। तो वह अच्छा खाना खाता है, तो देखो खाता, जो खाना बना है वह खाता क्रिया से बना है, जो खाना शब्द बना है वह खाता क्रिया से बना है और दोनों समान जाति के हैं, इसलिए सजाती के उदाहरण हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप सजाती बहुत आसानी से समझ गए होंगे। तो ये क्रिया दो पार्ट में जो क्रिया के संबंध में आपसे प्रश्न बन सकते थे, मैंने उसकी चर्चा आपसे बहुत ही विस्तृत और बहुत आसानी से कर ली है। अगर दोनों क्लासें आपको तैयार हैं तो अब क्रिया से बनने वाला प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वाच्य बचा है और काल। वाच्य और काल को हो सकेगा तो मैं एक क्लास में शामिल करूंगा या इसके लिए दो क्लासें अलग अलग लाके वाच्य और काल के संबंध में पढ़ाऊंगा और उसके बाद अन्य अव्यय की तरफ मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।